Hello kids, how are you all? I hope you all are doing really well and you all are all geared up for your CBSE exams 2021। तो देखो अफवाहें तो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और तुमको हर जगह से खबर भी सुनने को आ रही होगी कि सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा, डेट जो है वो आगे चली जाएगी, एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो जाएगा। अभी आपके लिए ये जो टाइम है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन द मिड ऑफ द अक्टूबर समवेयर एंड आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये जो आखिरी के लाइक 2-3 महीने हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड योर परसेंटेज इन CBSE बोर्ड्स, ओके। सो जस्ट इग्नोर ऑल दीज rumors and be focused and prepare well for your exams, okay. So that is the quick advice from Rashmi Singh, your teacher, okay. सो आई थिंक यू ऑल नो रश्मि सिंह इज़ माई नेम, RSYT इज़ माई कोड। जब आप ये कोड यूज़ करोगे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और इस क्लास में क्या होने वाला है, तो इस क्लास में आज मैं आपको कराने वाली हूँ आपकी तैयारी जीत की, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस, लाइक दे आर अराउंड 40 क्वेश्चंस, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर नहीं भी पढ़ा है और ये 1 मार्क के क्वेश्चंस कर लिए हैं, देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू। आप 1 नंबर तो ज़रूर स्कोर कर लोगे, ओके। एंड जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो आई होप सो यू ऑल आर रेडी फॉर द तैयारी जीत के। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन, तो आपकी तैयारी जो है वो और भी बेहतर हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी, ओके। तो सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी प्लस पे एक साथ कर सकते हो। यू कैन गो फॉर आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन। ऑन आइकॉनिक यू गेट अ मेंटोर विच इज़ एडिशनल बेनिफिट, एंड अदरवाइज आपको नॉर्मल प्लस कोर्सेज जो हैं वो प्लस वाले सब्सक्रिप्शन पे मिलेंगे। आपको ऐप डाउनलोड करना है, मैनेज गोल में CBSE क्लास 10 सेलेक्ट करना है, एंड देन यू कैन गो फॉर 6 मंथ और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, और प्लस का सब्सक्रिप्शन भी आप आपके नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हो। बट डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड RSYT, ओके। एंड यू कैन इवन रिडीम योर कॉइन्स, एंड यू गेट द कॉइन्स व्हेन you attend the special classes of teacher for more than 15 minutes. And for that, kids, I would like to tell you कि every day at 12:30 I come and teach in special classes which is free of cost. एंड यहाँ पर आओ, आकर के देखो, आपके पास कॉइन मिलेंगे, कॉइन रिडीम करो, फिर प्लस पे आ जाओ पढ़ने RSYT कोड यूज़ करके, ओके। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट 1 मार्क क्वेश्चंस, ओके। तो चैप्टर तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, आई थिंक। ऑल राइट, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी पढ़ा है तो बच्चों प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रीड द NCERT एटलीस्ट वंस, बिकॉज सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी डिफिकल्ट आया है ना। तो अगर आपको स्मूथली प्रिपरेशन करनी है सोशल साइंस की, गो थ्रू NCERT एटलीस्ट वंस, ओके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what was the modern nationalism in Europe associated with? So this question is from the very first paragraph of your Nationalism in India chapter, जहाँ पर नेशनलिज्म इन यूरोप को नेशनलिज्म इन इंडिया से कंपेयर करते हैं। एंड देयर इज़ अ बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म इन यूरोप एंड हाउ द नेशनलिज्म हैज़ एमर्ज्ड इन इंडिया, ओके। सो मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप वॉज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, ठीक है। जैसे ही नेशनलिज्म यूरोप में आता है, नेशन स्टेट्स क्रिएट हो जाते हैं। दैट वॉज द एंड रिजल्ट, ओके। आपके फर्स्ट वाले चैप्टर में भी लिखा हुआ है, द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल दीज रेवोल्यूशंस इन यूरोप वॉज द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, ओके। बट व्हाट अबाउट इंडिया? हाउ डिड नेशनलिज्म एमर्ज इन इंडिया? तो इंडिया के अंदर नेशनलिज्म जो है ना, वो दुश्मनों से लड़ते लड़ते आई है लोगों के अंदर। इन इंडिया एज इन मैनी अदर कॉलोनीज, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। सो किड्स, फोकस ऑन द की वर्ड्स। यहाँ पर की वर्ड क्या है? इंडिया का नेशनलिज्म किससे रिलेटेड है? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से, ओके। ऑन द अदर हैंड यूरोप का नेशनलिज्म किससे कनेक्टेड है? फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट से। सो दिस इज द की वर्ड, यू नीड टू रिमेंबर दिस, यू नीड टू नो दिस। अगर कुछ लिखो या ना लिखो, कीवर्ड जो है दिमाग में एक बार लिख लोगे ना, तो आंसर डेफिनेटली सही हो जाएगा। इन इंडिया what tied many different groups together against the colonial power? इंडिया में जो लोग थे, जो बिखरे पड़े थे, अंग्रेज़ों से परेशान थे, उनको ऐसी कौन सी चीज़ थी जो जोड़ती थी? सो द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, कि हम सब जो हैं वो प्रताड़ित हैं, हम सब टॉर्चर्ड हैं, ये फीलिंग सबके अंदर थी। The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied different groups together. So these different groups were artisans, farmers, businessmen, educated Indians. So everyone had this feeling of being oppressed. हमें torture किया जा रहा है under colonialism. और ये feeling के चलते सभी क्या हो गए? Unite हो गए, भाई भाई हो गए। Okay, आगे बढ़ते हैं।
How Congress tried to forge diverse group together within one movement. So I have already told you, बहुत डाइवर्स ग्रुप है. ओके, रिलीजन के बेसिस पे भी हम बात करें तो बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं. प्रोफेशन के बेसिस पे बात करें तो भी बहुत ग्रुप, अलग अलग से ग्रुप्स हैं. फार्मर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एजुकेटेड इंडियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एंड हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह के लोग हैं. ओके, लेकिन इन सबको बाइंड किया है कांग्रेस ने, जो कि एक पैन इंडिया लेवल की पार्टी थी. ठीक है, प्रेजेंट अक्रॉस नेशन पॉलिटिकल पार्टी थी. कब बनी थी यार बच्चों, बता दो जल्दी से. आई थिंक तुम लोगों ने पढ़ा ही है और मैंने पढ़ाया भी है पहले. 1885 में ये बनी थी. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी पढ़ा होगा आपने. तो कांग्रेस कैसे इन सारे ग्रुप्स को जोड़ती है? हाउ कांग्रेस ट्राइड टू फॉर्ज, यूनाइट डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट. सो कांग्रेस ट्राइड टू फॉर्ज और यूनाइट these diverse groups together within one movement under Mahatma Gandhi. Yes, Mahatma Gandhi के नाम पर सबको जोड़ा गया. Okay, good, great. Which event was a turning point in the history of Indian national movement? Which event was the turning point? So according to your book, the First World War was the turning point in the history of Indian national movement. It created a new political and economic situation. Why in Indian national movement World War I played a very important role? Because it created a new political and economic situation. People were very much dissatisfied with the British government, and due to the First World War, people felt more oppressed, and this feeling of being oppressed basically unite all of them together. Okay, and they all got the courage to fight against Britishers. Okay, apart other than that, भाई महात्मा गांधी तो थे ही, उन्होंने तो हमें जोड़ के रखा ही हुआ था. Okay, आगे बढ़ते हैं. What was forced recruitment? Now this is also very important. Okay, this was something which was practiced by Britishers during First World War. Okay, the forced recruitment was the process by which colonial state forced people to join the army. ज़बरदस्ती फौज में भर्ती करा रही थी. कौन भर्ती करा रहा था? ये जो colonial state थे. colonial state यहाँ पे क्या है? इंडिया के केस में ये हैं ब्रिटिशर्स. ठीक है, तो ज़बरदस्ती फौज में फोर्सिबली पीपल को ज्वाइन कराना इज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. वेरी इजी, नाइस एंड ईजी. आई थिंक यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा. सो फार सो गुड. आगे बढ़ते हैं. What were the hardships suffered during the war? अब वर्ल्ड वॉर के चलते क्या हार्डशिप सफ़र कर रहे थे इंडिया के लोग? भाई वर्ल्ड वॉर तो यूरोप में हो रहा है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है? सो हार्डशिप सफ़र्ड व फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. सबसे पहली दिक्कत क्या है? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. ह्यूज डिफेंस ऑन एक्सपेंडिचर. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है डिफेंस पे. एंड राइज इन प्राइजेज, फेमाइंस, क्रॉप फेलियर, ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो हैं वो इंडियंस सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, जो कि अपने देश में हो भी नहीं रहा है. ओके, सो अनफेयर. नियरली 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू फेमाइन एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. एंड ऑन द टॉप ऑफ इट इतनी प्रॉब्लम तो थी, उसके ऊपर से प्रकृति की भी वार. ठीक है ना. सो द बोल सकते हो आप प्रकृति की मार, सॉरी, है ना. तो नेचुरल डिज़ास्टर भी आ गया, एक तरीके से बोल सकते हो आप. फेमाइंस आए, इन्फ्लुएंजा आए और बहुत सारे लोग जो हैं वो मर जाते हैं. दीज वर द हार्डशिप सफ़र्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन. ओके, आगे बढ़े बच्चों. When did Mahatma Gandhi return to India? So this is a very important. Okay, एंड देखो गांधी जी अभी यहाँ पे कहाँ से रिटर्न होने की बात की जा रही है? लंदन से, साउथ अफ्रीका से. तो आपके बुक के अंदर साउथ अफ्रीका की बात की गई है. ओके, साउथ अफ्रीका से गांधी जी जनवरी 1915 में वापस आते हैं. 9 जनवरी टू बी वेरी एग्जैक्ट. ओके, 9 जन 1915 को वापस आते हैं. इस दिन पर हम इंडियंस मनाते हैं आज के टाइम पर NRI डे. ओके, विच इज़ भारतीय प्रवासी दिवस. NRI डे हम मनाते हैं. वाई? बिकॉज ऑन दैट डे गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया. आई थिंक अब तो याद रहेगा ना. डेट्स याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है तुम लोगों को, जहाँ तक कि मुझे लगता है. अभी याद रखो कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा गैदर करो, डेट्स याद हो जाती हैं. व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, a moral force, not a passive resistance. Now this is very simple one line definition, you can write on your own also. Satya means होता है true and आग्रह का मतलब होता है request. So satyagraha is a movement where the oppressor is requested to see the truth. So the whole emphasis is on the truth itself. Okay, and there is no practice of violence.
व्हेन वी आर डूइंग सत्याग्रह। ओके, सो बट गांधी जी ने क्या कहा था, ये पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक एक्टिव रेजिस्टेंस है। ओके, बस ये है कि यहाँ पे सत्याग्रही ऑपरेसर के ऊपर पेन नहीं इन्फ्लिक्ट कर रहा है। दैट डज नॉट मीन कि ये पैसिव रेजिस्टेंस है, इट इज एन एक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, now next question, why did Gandhi ji go to Champaran in 1917? So Gandhi ji returned to India on 9th January 1915 and he started his political career from Champaran itself. Champaran गए क्यों थे गांधी जी? So in 1917 Gandhi ji traveled to Champaran in Bihar. Why? To inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. Yes kids, चंपारण से ही इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया, और जो इंडिगो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था इंडिया के अंदर, उसके अगेंस्ट जो पेजेंट्स थे, जो हमारे गरीब किसान थे, उनको आवाज़ उठाना सिखाया इन्होंने। ओके, लड़ाई करना सिखाया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आपके बुक के अंदर कई जगह पे, पुराने बुक में 1916 दिया है ईयर, नए बुक में 1917 दिया है। सो द करेक्ट ईयर इज़ 1917 ओनली। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण गए थे, और ये लड़ाई जो है, सत्याग्रह जो है वहाँ पर, चंपारण सत्याग्रह जो कहा जाता है, वो स्टार्ट किया था। इनका पॉलिटिकल करियर भी यहीं से स्टार्ट हुआ है। Why did Gandhi ji go to Kheda in 1917? So Kheda was one region which was affected by crop failure and simultaneously a plague epidemic also. Now in Kheda the peasants are facing crop failure and plague epidemic. The peasants of Kheda could not pay the revenue, right, and were demanding that revenue collection be relaxed. वहाँ पे जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रेवेन्यू लगा रही थी, उसमें कुछ रिलैक्सेशन चाहिए था, इन लोगों को छूट चाहिए था। दैट इज़ वाई गांधी जी वेन देयर टू सपोर्ट दीज पेजेंट्स। ठीक है, वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए गए थे। वाई डिड गांधी जी गो टू अहमदाबाद? सो गांधी जी काफ़ी घूम रहे हैं, राइट तो ये अहमदाबाद क्यों गए थे 1918 में? इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर्स। नाउ यहाँ पर क्या केस था, क्या क्या प्रॉब्लम था? चंपारण में तो इंडिगो प्लांटेशन, ठीक है, खेड़ा में रेवेन्यू रिलैक्सेशन। नाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन अहमदाबाद? बेसिकली यहाँ पर जो वर्कर्स थे उनके वेजेस रिड्यूस किए जा रहे थे। ठीक है, देयर वाज रिडक्शन इन वेजेस। सो ऑब्वियसली किसी की भी सैलरी जो है वो कम की जाएगी तो गुस्सा तो आएगा ना। सो गांधी जी वेंट देयर टू फाइट फॉर ऑन दिस इशू। ओके, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट? भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में भी काफ़ी बार आता है। रॉलेट एक्ट गेव द गवर्नमेंट enormous power to suppress political activities and allowed detention of political prisoner without trial for 2 years. So Rowlatt Act was one of the arbitrarily passed as act, बहुत ही जल्दबाजी में पास किया गया था। सर सिडनी रॉलेट जो हैं वही माने जाते हैं इस लॉ को बनाने वाले, और इस लॉ के तहत किसी भी इंडियन को 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल जेल में डाला जा सकता था। ओके, वेरी ऑपरेसिव। इन अदर वर्ड्स द एक्ट प्रपोज नो अपील, नो वकील, नो दलील। ठीक है, तो मतलब आपको पकड़ लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, ना तो आप अपील कर सकते हो, ना कोई वकील है, ना दलील कर सकते हो। तो 2 years विदाउट ट्रायल। एक्चुअली में आज के टाइम पर अगर किसी को भी अरेस्ट किया जाता है, सो विद इन 1 day दैट पर्सन नीड्स टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट फॉर द ट्रायल। सो द ट्रायल शुड बी डन विद इन 24 hours। और ये क्या बात करें, 2 साल तक कोई ट्रायल नहीं होगा। सो अनफेयर। ओके, so why was Rowlatt Act imposed? The imposing of Rowlatt Act authorized the government to imprison any person without trial and conviction in the court of law. क्यों किया गया था? So that जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको कहीं ना कहीं कम की जा सके, इसके लिए ये लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था। When did Jallianwala Bagh massacre take place and where? The answer is in the question itself. Okay, Jallianwala Bagh massacre took place on 13 April 1919 at अमृतसर। अमृतसर में एक बाग है जालियांवाला बाग, वहीं पे ये मैसेकेयर हुआ था। one of the deadliest massacre in the history of India. Okay, so what was the objective of Jallianwala Bagh incident according to General Dyer? Who was basically responsible for this massacre? General Dyer was responsible, and once he was questioned after this whole deadly event, what did he say? He said that he wanted to produce the moral effect. He wanted to create
terror in the minds of Satyagrahi, and that is why he went through this whole incident. Okay, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया ये इंसिडेंट था, जनरल डायर को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था इसके लिए, and the only reason he gave was that he wanted to create terror in the minds of Satyagrahis. Okay, and that is the answer of this question. Why did Gandhi ji call off Rowlatt Satyagraha? Finally, Gandhi ji ने क्यों withdraw कर लिया Rowlatt Satyagraha को? After seeing the spread of violence and when the government responded with the brutal repression, Gandhi ji called off the Rowlatt Satyagraha. So Gandhi ji has always been against violence, okay, and he has always been the supporter of truth. So what happened? Gandhi ji basically observed that there is so much of violence going on because of the Jallianwala Bagh massacre, and after seeing all this violence spread, he basically called off the whole movement, which was actually very logical and smart also. Okay. Why did Gandhi take up the Khilafat issue? To bring Muslims and Hindu closer, Gandhi took up the Khilafat issue. Now see kids, April 1919 में basically जालियांवाला जो बाग मैसेकेयर है वो होता है, एंड मार्च 1919 में ऑलरेडी मुस्लिम्स जो हैं वो खिलाफत के लिए लड़ाई कर रहे थे. ओके, ओटोमन एम्पायर का जो हेड था उसकी पावर्स को रिड्यूस कर दी गई थी. तो गांधी जी को आफ्टर जालियांवाला बाग मैसेकेयर ऐसा लगा कि हिंदू और मुस्लिम को साथ लाने का यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, तो क्यों ना मैं खिलाफत इशू एंड जालियांवाला बाग मैसेकेयर के अगेंस्ट एक यूनाइटेड स्ट्रगल लॉन्च करूं. ओके, विद हिंदू एंड मुस्लिम, ब्रिंगिंग देम टुगेदर. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. नेम द लीडर्स हु ऑर्गेनाइज द खिलाफत मूवमेंट. सो मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अली ब्रदर्स कहा जाता है, बोथ वेरी एजुकेटेड पीपल, alumni of Oxford University, and they created this group called Khilafat Committee in Bombay in March 1919. ठीक है, मार्च 1919 में बॉम्बे में इन्होंने ये कमिटी बनाई थी. Which famous book was written by Mahatma Gandhi in 1909? So in 1909, Gandhiji was in South Africa. There he wrote a book called Hind Swaraj, in which he talked about that how and why the Indians are cooperating with Britishers, and if they won't stop cooperating, then they never ever can get free from this Britishers. Okay, तो उन्होंने बताया था कि इंडियंस जो हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ, तभी तो ब्रिटिशर्स 1600 में आए हैं और अब 1909 हो चुका है, तब भी वो रूल करे जा रहे हैं. ओके, so it is not possible without the cooperation of Indians. Okay, for what the Congress session of December 1920 is known? So first of all kids, December 1920 का जो सेशन है वो हुआ कहाँ था? It was held in Nagpur, and नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको अडॉप्ट करना है या नहीं करना है उस पर सारी चर्चा हो रही थी. ओके, एंड इलेक्शंस को बॉयकॉट करना है या नहीं करना है उसकी चर्चा करी जा रही थी बेसिकली, एंड फाइनली इट वाज अडॉप्टेड. ओके, why people could not afford khadi? Now when the NCM was launched, non-cooperation movement was launched in towns, then most of the people in town started boycotting the foreign clothes, which was cheaper, okay, and which used to come from Manchester to India. Now once they stopped wearing these foreign clothes, then they started wearing khadi. But now people could not afford khadi for a long time. The reason is what? The khadi was very expensive, then mass produced mill cloth, and people could not buy it. Basically ये बहुत expensive होता था because it was hand spun, हाथ से बना हुआ होने की वजह से काफ़ी कॉस्टली होता था और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. सो दे स्टार्टेड अगेन बाइंग द फॉरेन क्लोथ्स, एंड दैट इज़ हाउ द NCM गॉट स्लोड डाउन इन द टाउन्स. ओके, Which party in the province of Madras did not boycott the council elections? Now it is a 1 mark question. PYQ है. Justice Party जो है वो नहीं करती है election को boycott because it was a party of mostly non-Brahmins and they also wanted to enjoy a little bit of political power. That is why they went on fighting the council election. Who organized the peasants movement in Awadh? Awadh में peasants movement किसने organize किया? So Baba Ramchandra was leading the whole movement, and later on it was joined by Jawaharlal Nehru ji. Okay. State any 2 demands of the peasants movement in Awadh. So basically they have got 3 demands. हमें 2 ही यहाँ पे मेंशन करना है, बुक में 3 दिया हुआ है. तो देखो यहाँ पर जो लड़ाई है ना अवध में, वो पेजेंट्स की लड़ाई है. और पेजेंट्स क्या मांग रहे हैं? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, सरकार को हम कम टैक्स देंगे. अबॉलिशन ऑफ बेगार. बेगार इज़ लाइक फ्री लेबर. ओके,
उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है क्योंकि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो किसी और की ज़मीन पर जा कर के काम कर रहे हैं फ्री में। रिटर्न में क्या मिल रहा है? खाना मिल सकता है, कपड़ा मिल सकता है। ओके, तो ये जो बेगारी थी, अबॉलिशन ऑफ बेगारी चाहते थे, वो बेगार चाहते थे, एंड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू चाहते थे, एंड ऑल्सो दे वांटेड सोशल बॉयकॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स। जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह हुआ करते थे ना, वो अंग्रेज़ों के पूरे इन्फ्लुएंस में रहते थे, तो वो लोग चाहते थे इनको बॉयकॉट कर दिया जाए। ओके, ताकि उनको रियलाइज हो दैट दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस ऑपरेसिव सिस्टम। नेम द एसोसिएशन सेटअप इन अवध अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना बच्चों। बेसिकली इसका आंसर ओके चलो यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत दे दिया है। इसका आंसर है अवध किसान सभा, ठीक है। अवध किसान सभा या अवध किसान सभा भी आप लिख सकते हो। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, छोटा सा यूनियन बनाया गया था, एक एसोसिएशन था जिसमें फार्मर्स के सारे ग्रीवेंसेस जो हैं वो एड्रेस किए जाते थे। ओके, एंड इनिशियली देयर वाज जस्ट स्मॉल एसोसिएशन एंड लेटर ऑन इट टर्न टू बी लाइक 300 और किसान सभा जो हैं वो क्रिएट हो गए थे फार्मर्स के। Who was Alluri Sitaram Raju? So he was one magical character. Okay, बहुत ही विचित्र कैरेक्टर हैं ये। ही वॉज द लीडर ऑफ द मूवमेंट ट्राइबल पेजेंट ऑफ गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो एनसीएम में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल लोग हैं ना, वो लोग फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ का प्रोसेशन पूरा लीड कर रहे हैं अलूरी सीताराम राजू। ही वॉज समवेयर वेरी मच इम्प्रेस्ड विद गांधी जी, and he asked his own people to wear Gandhi cap and khadi clothes, but he was not against but he was not in support of non-violence. Okay, तो वो non-violence को support नहीं करते थे। बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम भी थोड़ी ज़्यादा ही थी ना यार। देखो, जो फॉरेस्ट है ना, जो उनका घर होता था, अंग्रेज़ उनके घर तक घुस आए थे, तो ऑब्वियसली अगर कोई आपके घर में घुस आएगा तो आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा, आप वायलेंस तो दिखाओगे। दैट इज़ वाई दे वर शोइंग वायलेंस। एंड अदर देन दैट अलूरी सीताराम राजू इज़ समवन जिसके बारे में आप बात करते ही सकते हो, करे ही जा सकते हो। क्यों? बिकॉज ही क्लेम्ड दैट ही हैज़ गॉट मैजिकल पावर्स, ही कैन सर्वाइव बुलेट शॉट्स, ही कैन मल्टीप्लाई grains, and he can heal people. So such kinds of claims he used to make. Okay, so he was the leader of Gudem Hills Andhra Pradesh tribal movement. Okay, give an example to prove that Alluri Sitaram Raju was inspired by Gandhi. Yes, he was completely inspired by Gandhi. Actually Gandhi ji played very important role in his thoughts. Okay, लाइक उनके थॉट्स को नर्चर करने में गांधी जी ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। एंड अलूरी सीताराम राजू इवन परसुएडेड हिज ओन पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। वाई वॉज साइमन कमीशन बॉयकॉटेड? नाउ वंस एनसीएम फेल्ड। ओके, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ है, एनसीएम जो है वो मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद इंडिया में आई साइमन कमीशन, और इंडिया जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया पहुंचती है उसको बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया जाता है ना। व्हाट वाज द रीज़न? देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। ओके, एंड नो प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रांटिंग स्वराज टू द इंडियंस। और साइमन कमीशन जब आई उसमें कहीं पे भी स्वराज की बात ही नहीं की जा रही थी, जबकि एनसीएम का 2 इम्पॉर्टेंट गोल था, स्वराज एंड खिलाफत इशू। ओके, तो इनमें से किसी की ही बात नहीं की जा रही थी। दैट इज़ वाई यू मस्ट हैव सीन साइमन कमीशन जो है वो दोनों लोग अपोज करते हैं, इवन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, दे टुगेदर बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। स्टेट एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929। नाउ देखो, साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन को बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया गया, एंड देन लॉर्ड इरविन ऑफर्ड वन डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, कि चलो इंडिया को ना हम सेमी इंडिपेंडेंट कर देंगे फॉर अनस्पेसिफाइड टाइम। कब तक वो नहीं बताया गया, कब तक के लिए डोमिनियन स्टेटस देंगे वो नहीं बताया गया। तो इसके रिएक्शन में कांग्रेस ने 1929 में लाहौर में अपना एक सेशन रखा, ठीक है। और वहाँ पर जो यंग लीडर्स थे कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने अपना गोल बिल्कुल क्लियरली रख दिया कि हमें अब ना तो डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ठीक है, और हमें ना ही कोई ऐसा इलेक्शन में अलग से रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें कोई रिफॉर्म्स नहीं चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, सो कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज बिकेम द गोल ऑफ कांग्रेस
in Lahore session of 1929. It is very important. Why? Because in this particular session people got the clarity कि यार अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो चाहिए आज़ादी, अब तो चाहिए खुद की सरकार, अब तो चाहिए complete independence, अब तो चाहिए पूर्ण स्वराज. Okay, so that is why this particular Congress session is very important. It comes in your map also, map में भी आता है. What was the most stirring demand of Gandhiji in the letter to Viceroy sent on 31st January 1930? So you people have seen December 1929 में लाहौर सेशन हुआ, 26 जनवरी 1930 को हर जगह पे इंडिया का झंडा फहराया गया, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया. So finally on 31st January 1930, Gandhiji wrote a letter to the Viceroy Irwin with his 11 demands. And out of all those 11 demands, the most stirring demand was to abolish the salt tax, because salt was something which was consumed by the rich, by the poor. And the government, British government, used to charge like approximately 75% tax on that particular salt. मतलब अगर 2 रुपए का salt करोगे खरीदोगे तो समवेयर अराउंड 1.5 रुपीज़ जो वो तो टैक्स में ही चला जाता था. ओके, स्टेट द प्रोविजन ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट. फाइनली जो हमारा सॉल्ट मार्च है वो स्टार्ट होता है, दांडी से साबरमती जाते हैं, नहीं सॉरी साबरमती से दांडी जाते हैं गांधी जी. ओके, अपने 11 वॉलंटियर्स के साथ, 78 वॉलंटियर्स के साथ. ओके, so he started his journey on 12th March 1930 and he reached Dandi on 6th April 1930 and then the CDM started. अब जैसे ही CDM स्टार्ट हुआ ना बच्चों, बहुत सारे लॉ जो हैं वो ब्रेक किए जाने लगे. सबसे पहले तो सॉल्ट लॉ ही ब्रेक किया जाने लगा. ओके, देन चौकीदारी टैक्सेस लोगों ने पे करने से मना कर दिया, फॉरेस्ट लॉ ब्रेक कर दिया, कॉलोनियल लॉज ब्रेक कर दिया गया. और इन सब के रिएक्शन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही वायलेंटली एक्ट किया. ओके, हर जगह पे लाठी चार्ज कराए गए, वुमेन, बच्चे, सबको जेल में डाला गया. एंड इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा था तो गांधी जी को फाइनली इरविन के साथ एक पैक्ट साइन करना पड़ा इन सारी वायलेंस को ख़त्म करने के लिए. ओके, नाउ व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ दिस गांधी इरविन एक्ट? Gandhiji consented to participate in Round Table Conference in London and government agreed to release the political prisoners. So basically 1931 मार्च 1931 में ये पैक्ट साइन किया गया कि अच्छा अब गांधी जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे. फर्स्ट राउंड टेबल बॉयकॉट कर दिया था हमने, सेकेंड राउंड टेबल में ये जो है पार्टिसिपेट करेंगे. और इसके बदले में कांग्रेस क्या करेगी, इसके बदले में ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सारे प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देगी, सारे सत्याग्रही इसको रिलीज़ कर देगी. ओके, स्टेट एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932. तो ये लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस है, उस टॉपिक से है. पूना पैक्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पैक्ट, ओके, विच वॉज साइन बिटवीन गांधी जी एंड B.R. Ambedkar. It gave depressed classes reserved seat in the provincial and central legislative council through general electorate. Yes, पूना पैक्ट ने क्या किया? डिप्रेस्ड क्लासेस को प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्वेशन दिया, बट थ्रू जनरल इलेक्टोरेट. एक्चुअली पहले B.R. Ambedkar जी बोल रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट से हमें चाहिए रिजर्वेशन, बट फाइनली एक समझौता हुआ एंड जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू उनको रिजर्वेशन दिया गया. हु पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता? द आंसर इज अभानिंद्र नाथ टैगोर. देखो सबसे पहला इमेज जो है वो तो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने बनाया था, लेकिन जो इमेज आपकी बुक में दी गई है वो 1905 में अभानिंद्र नाथ टैगोर जी ने बनाया है. ओके, नेम द 4-volume collection of Tamil folk tales of Natesha Sastry. So it was the folklore of southern India. 1 mark question, just a fact based question, direct answer. What did the spinning wheel at the center of the Swaraj flag designed by Gandhi ji in 1921 represent? तो स्पिनिंग व्हील जो है ना जिससे हम लोग खादी बनाते हैं वो गांधी जी इसलिए डाला हुआ था उन्होंने फ्लैग के अंदर, बिकॉज दैट गेव द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प. गांधी जी हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड इन नाई तलीम. नाई तलीम क्या होता है? एक तरीके का जो हम लोग नॉलेज देते हैं ना बच्चों को, या जो हमारा जो एक एजुकेशन सिस्टम होता है,
he has always supported that instead of just giving the knowledge and just giving the education, we should educate our kids about some vocational training, ताकि वो बड़े होकर के खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड बना सकें. ओके, तो ये आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प को दिखाता था, बिकॉज गांधी जी वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग. लोगों को वो चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है जिससे उनको डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिले. So this is all. This was the last question. And kids, इसके अलावा भी कई सारे 1 mark के question बन सकते हैं. So this is the very first episode. इसके बाद हम 3 marks 5 marks वाले question discuss करेंगे. And then again I am going to bring source based questions for you all, because as it is there in section D of the new sample question paper. So don't forget to catch me on the plus courses, which is already running at 5 PM every day. अभी मैं plus पे every day 5 PM पढ़ा ही रही हूँ आपको. And 12:30 PM पे every day I come and teach you on the special classes. So yes, just download the app and start taking at least the free classes. Okay, and other than that, अगर आप subscription ले रहे हो plus का या iconic का, don't forget to use the code RSYT, as it is going to give you a 10% discount. and plus course जो है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. अगर आपको मेरे सारे रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहिए, नोट्स चाहिए, प्लीज़ आप ये वाला टेलीग्राम आईडी जो है उसको फॉलो करिए. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करके बताना, बिकॉज देयर इज़ नो वे एल्स वेयर आई कैन जेन्युइनली फाइंड आउट कि तुम लोगों को पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ या नहीं. लाइक कर दोगे तो पता चल जाएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड RSYT. इससे भी पता चल जाता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ा रही हूँ. ओके, so thank you kids, and as I always say, sanitize, like, share, subscribe. Thank you so much.